Hello dear students, this video of mine is in continuation to my lectures on the chapter How do organisms reproduce. हमने अब तक asexual reproduction तक सब कुछ समझा था. We even understood the difference between asexual and sexual reproduction. Now we are going to start sexual mode of reproduction. Before I start explaining this, हमें पता है कि when we talk about sexual mode of reproduction, it will involve two parents. So अगर दो parent involved हैं तो उसके साथ किस level of complexity को हमें face करना होगा, we will understand in sexual reproduction. See, in asexual reproduction, एक parent, the parent will undergo some mode like budding हो या fission हो या fragmentation हो and will make two copies. तब हमने ये भी देखा था that say for example if this is the cell and here is the nucleus and this is the genetic material of the cell, say DNA, अगर इस सेल को डिवाइड करना है by binary fission into two, first thing that it needs to do is it needs to make a copy of the DNA. तभी वो equally दो डॉटर सेल में अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर सकता है, otherwise it is practically impossible. जब ये डीएनए का कॉपिंग होता है, वो भी मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ सम और द अदर एरर टू हैपन. सो वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, और क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होता, इट लीड्स टू वेरिएशन. बहुत ही कम लेवल का, बट वेरिएशन तो होता है. लेकिन सिंस इट इज नॉट एक्यूरेट बट it is precise enough to make the generation of variation a slower process. ऐसा नहीं कि random हर बार कुछ एक ऐसा genetic mutation हो रहा है या कुछ ऐसा inaccurate DNA copying हो रहा है कि one जो cell form हो रहा है from the parent cell, it looks bizarre or it looks very different. ऐसा नहीं होता है. जो भी variants produce हो रहे हैं, they are produced in a very very slow process. But अगर नेचर चाहे कि नहीं मुझे वेरिएशन थोड़ा फास्ट चाहिए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो नेचर हमेशा वेरिएशन को प्रमोट करता है, बिकॉज दैट इंक्रीजेस द सर्वाइवल ऑफ दैट स्पीशीज. तब कैसे पॉसिबल है? इफ वी वांट क्विक वेरिएशन टू हैपन, देन हाउ इज दैट पॉसिबल? उसका आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिकॉज इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब एक पेरेंट बॉडी नहीं, हियर वी विल हैव टू पेरेंट बॉडीज and these two parent bodies will fuse and will produce a new cell. क्योंकि दोनों parent bodies के genetic material में differences होंगे, so when they fuse, variation तो होना ही है. There will be changes in the zygote that is formed and the zygote will be different from both the parents. So अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये समझेंगे कि ये जो वेरिएशन आता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये नेचर के लिए तो बहुत फेवरेबल है, लेकिन इसे प्रोड्यूस करने के लिए उस ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या अंडरगो करना पड़ता है. लाइक व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डू दे शो विच वी डू नॉट फाइंड इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सोचो ये एक पेरेंट बॉडी है विथ वन डीएनए एंड दिस इज अनदर पेरेंट बॉडी विथ द डीएनए. तो मैंने क्या कहा था कि बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पहले अपने डीएनए के कॉपीज बनाते हैं एंड देन दे रिप्रोड्यूस. सो अगर ऐसा हुआ, दे विल कॉपी देयर डीएनए एंड व्हेन दे फ्यूज, जो नया सेल होगा, इट विल हैव एक्सेस ऑफ डीएनए. इतना ज्यादा डीएनए अगर हो जाए, वो अपनी स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को ही नहीं रखेगा. लाइक हमें पता है कि एक ह्यूमन सेल, कोई भी ह्यूमन सेल हम ले, उसमें देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. व्हाट आर 46 क्रोमोसोम्स? डीएनए क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाते हैं जब, तब हम उन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं. राइट, एक लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए इट कंडेंसेस इनटू दीज स्ट्रक्चर्स, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं. तो हमारे हर एक सेल के पास देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. सो अगर एक मेल के किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है, सिमिलरली अगर फीमेल का सेल 46 क्रोमोसोम है, ये जब यूनाइट करेंगे, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड विल हैव नॉट 46 बट 46 प्लस 46 92 क्रोमोसोम्स. अगर 92 क्रोमोसोम्स हैं, देन वी कैन नॉट कॉल दैट अ होमो सेपियन, इट विल बी सम अदर स्पीशीज. So there has to be a solution for this problem, right? So the solution that we got for sexually reproducing organism is little complex. Complex ये है कि in case of sexual reproducing organism, जो body of the organism है, it will have some special organs.
और ये ऑर्गन्स ही सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिन्हें कहा जाता है गोनाड्स। नाउ ये जो गोनाड्स हैं, ये इन केस ऑफ मेल उसे हम कहते हैं टेस्टिस, एंड इन फीमेल वी कॉल इट ओवरी। मैं ह्यूमन की बात कर रही हूं, इन अदर एनिमल्स हम उसे मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड भी कह सकते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन, ये जो टेस्टिस है, इसके पास, इसके जो सेल्स हैं, उनके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? दे हैव 46 क्रोमोसोम्स। ये जो ओवरी है, इनके सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? दे ऑल्सो हैव 46, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके पास 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। सो अगर एक टेस्टिस का सेल और एक ओवरी का सेल फ्यूज कर जाता है तो सेम प्रॉब्लम इज गोइंग टू अकर। 46 प्लस 46 92 क्रोमोसोम। तो इसको तोड़ने का उपाय जो हमने निकाला वो है, ये जो टेस्टिस के सेल्स हैं, दे विल अंडरगो ए स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन, ओवरी के सेल्स एंड टेस्टिस के सेल, जिन्हें कहा जाता है मियोसिस। ये एक ऐसा डिवीजन है जहां एक सेल से 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर एक टेस्टिस का सेल अंडरगोस मियोसिस, देन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स, और ये जो 4 न्यू सेल्स होंगे, दे विल नॉट हैव 46 बट विल हैव 23 क्रोमोसोम्स। इसी प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है, इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब इस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस वो स्टेज है जहां एक सेल से बस 2 ही सेल प्रोड्यूस हो सकते हैं, यहां 4 बट यहां 2। और मजे की बात है, जो नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे दे विल रिटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 46 था, यहां पे भी 46, यहां पे भी 46। दिस इज माइटोसिस, इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। सो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हमें दिखते हैं, स्किन सेल हो, लिवर सेल हो, किडनी का सेल हो, व्हाटएवर सेल्स, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड दिस इज हाउ दे इंक्रीज इन नंबर। बट एक बहुत बड़ा बट है, एक बहुत बड़ा बट, हमारे बॉडी के जो गोनाड्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो इस प्रोसेस से नहीं डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इसका मतलब जो टेस्टिस है उसके सेल्स दे विल अंडरगो मियोसिस एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस 4 गैमीट्स। हमारे में, ह्यूमन में, इन गैमीट्स को स्पर्म कहा जाता है। सेम विद द ओवरी, द ओवरी विल ऑल्सो प्रोड्यूस 4 गैमीट, जिसे हम ओवा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर टेस्टिस के सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम्स थे एंड इफ द टेस्टिस अंडरगोस मियोसिस, इसका मतलब इन 4 सेल्स के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे 23, 23, 23 एंड 23। सेम विद द फीमेल बॉडी। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो गेमीट्स हैं, स्पर्म एंड ओवा, दे विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कंपैरिजन टू द गोनाड सेल्स। और अब जरा देखते हैं, अगर ये, इन्हें स्पर्म्स को मैंने ऐसे इंडिकेट किया है, ओवा को मैंने ऐसे, आई विल टेल यू व्हाई लेटर ऑन। अगर एक स्पर्म के साथ एक ओवा फ्यूज करता है तो जो जाइगोट बनेगा, इट विल हैव 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम्स। माय प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड। स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज के हर एक इंसान के पास 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं इन ऑल द सेल्स अपार्ट फ्रॉम स्पर्म एंड ओवा। तो फिर ये जो जाइगोट है, इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, एक के बाद एक के बाद एक, एंड विल ग्रो इन साइज। माइटोसिस में क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 ही रहेगा। So this is how we retain the number of chromosomes in the body. So sexual reproduction दो हमें quick variation देता है, नेचर भी उसे बहुत पसंद करता है क्योंकि उसमें एक्सटिंक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ हमें हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले गेमीट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, और ये प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ स्पेशल ऑर्गन्स की भी ज़रूरत है जिन्हें गोनाड्स कहा जाता है, which are very different from other organs of your body.
सो हमें अभी इतना समझ में आ गया कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर गोइंग टू बी टू पेरेंट्स, टू बॉडीज, राइट, बट उनके जो गोनाड्स है, उनके जो गेमीट्स हैं, ओनली दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, नोबडी एल्स, कोई और बॉडी पार्ट नहीं, ओनली द स्पर्म एंड द ओवा व्हेन दे फर्टिलाइज दे विल प्रोड्यूस अ zygote. Now that we already understand gonads क्या है, let us understand about gametes. We know gametes are those special cells जिन्हें हम sex cells भी कह सकते हैं। और इन्हें हम क्यों सेक्स सेल्स कहते हैं? क्योंकि इनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्टली हाफ होते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। अगर नेचर में देखा जाए तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, वो डॉग हो, कैट हो, फिश हो, कहीं पे भी अगर हम देखें, एज यू गो डाउन एंड एज यू सी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स, वहां जो मेल एंड द फीमेल गेमीट है उसमें खास कुछ डिफरेंस होता नहीं है, दे आर क्वाइट सिमिलर, बहुत सिमिलर हैं वो लोग। लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिज्म है उतनी कॉम्प्लेक्सिटी उनके बॉडी में है और उतना कॉम्प्लेक्स उनके गोनाड्स एंड उनके गेमीट्स में देखा जाता है। तब हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करते हैं, यहाँ जो मेल गोनाड है उससे जो गेमीट प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है स्पर्म, वेयरएज जो फीमेल गोनाड है उससे जो गेमीट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं ओवा। इन दोनों में structurally and functionally we get to see there are lots of differences. What are those differences? See, in case of male, this gamete is smaller in size and it is motile. That means it can actually move from one place to another place. On the other hand, the ova in female, it is larger in size. Why? Because it stores food in it, okay? It has storage capability and it is non-motile. So such kind of differences between two gametes you get to see only when you talk about human beings or higher organisms. Lower organisms में gametes में इतना खास कुछ difference नहीं दिखता. Now these, obviously the biggest similarity between the two, if you ask me, it is 23 chromosomes and 23 chromosomes. They may have differences in their appearance, in their physical features. One is motile, another is non-motile, but the biggest similarity is both of them have 23 chromosomes and both are produced by the mode of division which is called meiosis. Now let us understand the first type of sexual reproduction. So to start with, we'll start with sexual reproduction in flowering plant. कैसे पता चलेगा कि the plant is sexually reproducing or asexually? प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर. सो इफ यू फाइंड फ्लावर इन एनी प्लांट, दैट मीन्स दैट प्लांट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, इसके 4 सब पार्ट्स हैं. व्हाट आर दो सब पार्ट्स? इट हैज पेटल. हमें पता है पेटल सबसे ब्राइटली कलर्ड पार्ट होता है एक फ्लावर का. सेकेंड पार्ट है सेपल. सेपल हमेशा ग्रीन कलर का होता है और फ्लावर के बेस में मिलता है. Other 2 parts are pistil. Pistil है flower का female part and the male part of the flower is called stamen. तो अगर ऐसा कोई फ्लावर है जिसमें हमें all the 4 parts मिलते हैं तो हम उसे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड. That means in flowers में all the 4 parts are available. However, कुछ flowers ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ स्टेमन होता है तो पिस्टल नहीं, मतलब वो एक मेल फ्लावर है, या सिर्फ पिस्टल है बट स्टेमन नहीं, then we call it a female flower. वैसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. और इसके जो 2 एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं वो है पपाया एंड वाटरमेलन. अब let us understand the function of the male and the female part of the flower. जो pistil है वो female part है और उसका 3 subdivisions हमें दिखता है. The first part is called the stigma. The second part is the style. Third is ovary. और इस ovary के अंदर एक structure present होते हैं. There can be only one or many such structures जिन्हें हम कहते हैं ovule. मतलब एक फ्लावर के ओवरी के अंदर देयर कैन बी 1 ओव्यूल, देयर कैन बी मल्टीपल ओव्यूल. जैसे मैंने इस पिक्चर में डायग्राम में मैंने 4 ओव्यूल ड्रॉ किए हैं. नाउ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कंप्राइजेस ऑफ एंथर एंड फिलामेंट.
और इस एंथर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज दे कंटेन द मेल गेमीट, द स्पर्म ऑफ द फ्लावर। और फीमेल गेमीट कहां है? फीमेल गेमीट बैठा है ओव्यूल के अंदर। अब जितने सारे पोलन ग्रेन्स हैं उन सबके पास स्पर्म है, और यहां जितने सारे ओव्यूल होंगे उन सबके पास एग है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज हियर इज टू फ्यूज द स्पर्म विद द ओवा, तभी हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब एंथर से पोलन ग्रेन जाके इसके ऊपर बैठेगा स्टिग्मा में, एंड यहां है द स्पर्म इनसाइड द पोलन ग्रेन। अब क्या? अब यहां से द पोलन ग्रेन विल गिव आउट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, एंड विच विल एंटर इनटू एनी ऑफ द ओव्यूल। जितने ओव्यूल्स हैं उनमें से किसी एक ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा, कैरिंग द स्पर्म सेल, एंड इनसाइड द ओव्यूल देयर विल बी फ्यूजन ऑफ द स्पर्म सेल एंड द एग सेल। लेकिन ये जाएगा कैसे? यहां से यहां, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर। ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है दैट इट कम्स फ्रॉम एनी अदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट टू दिस फ्लावर। मतलब एक हो सकता है, मतलब देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन वन फ्लावर, or there can be transfer of pollen grain between two different plants but belonging to the same species। अगर ऐसा करना है तो इसके लिए किसी की तो हेल्प की जरूरत है, ये खुद तो चल नहीं सकता। So for this what you need, they are called pollinating agent, जो इन पोलन ग्रेन्स को यहां से यहां ट्रांसफर करेगा। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। और इसे करता कौन है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स करते हैं। कौन है पॉलिनेटिंग एजेंट्स? बर्ड्स, देयर कैन बी इंसेक्ट्स, दैट कैन बी वाटर, दैट कैन बी विंड, एंड दैट कैन बी अस एज वेल। सो जब पॉलिनेशन हो जाता है पोलन ट्यूब के थ्रू, जब स्पर्म एंटर कर जाता है ओव्यूल के अंदर, तब जाके हुआ फर्टिलाइजेशन। अब समझते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होने वाला है। अगर स्पर्म सेल और ओवा फ्यूज कर जाते हैं तो जो प्रोड्यूस होगा वो तो जाइगोट। ये जाइगोट यूनिसेल्यूलर है, लेकिन ये तो डिवाइड करेगा और करके बनाएगा क्या? इट विल फॉर्म एन एम्ब्रियो। लेकिन अब इस ओवा का क्या होगा? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, ये था फीमेल स्ट्रक्चर और ये था ओवा, और इसके अंदर ये प्रोसेस हुआ स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन। सो ये जो जाइगोट एम्ब्रियो में जब कन्वर्ट होता है, उसी वक्त हमारे जो ओव्यूल्स हैं दे कन्वर्ट इनटू सीड्स, और ये जो ओवरी है, द ओवरी नाउ बिकम्स फ्रूट। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में काफी सारे चेंजेस दिखते हैं, जैसा जाइगोट बिकम्स एम्ब्रियो, ठीक है, द ओव्यूल्स बिकम सीड्स एंड द ओवरी बिकम्स फ्रूट। व्हाट अबाउट अदर पार्ट्स? पेटल्स का क्या होगा? सेपल का क्या होगा? दे आर ऑल गोइंग टू बी विथर्ड अवे, वो गिर जाते हैं, वो रहते नहीं हैं। जब फ्रूट फॉर्म होता है एक फ्लावर से, आपको उसमें पेटल्स और सेपल्स नहीं दिखते हैं। Once all of this is done, अब हमें समझना होगा कि ये सीड जो है जिसके अंदर ये बेचारा एम्ब्रियो रहता है, ये कैसा दिखता है। ये जो सीड है इसके पास दो फूड रिजर्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और ठीक इसके बीच ये ग्रो करता है। द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, ये पूरा एम्ब्रियो है, विच विल ग्रो इनटू अ शूट, उसे हम कहते हैं प्लीम्यूल। ये अब शूट बनने वाला है। एंड द पार्ट विच विल ग्रो इनटू द रूट, उसे हम कहते हैं रेडिकल, और ये हैं कॉटिलेडन्स। किसी किसी प्लांट के सीड में एक कॉटिलेडन होता है, तब हम उन्हें मोनोकॉट कहते हैं, और किसी किसी प्लांट के सीड में दो कॉटिलेडन्स होते हैं, तब हम उन्हें डाइकॉट कहते हैं। कॉटिलेडन का काम क्या है? टू
कीप द फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जैसे हमारे फ्रिज में खाना रहता है, वैसे ही इस डेवलपिंग एम्ब्रियो का खाना इसके कॉटिलेडन के पास। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज ये बेचारा अभी तक फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहा है। द मोमेंट इसका पहला एक लीफ बन जाएगा, तब उसे और कॉटिलेडन से फूड लेने की जरूरत नहीं है। कॉटिलेडन डीजेनरेट करेगा और वो खुद से अपना खाना बना पाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर सोचो एक ऐसा एग्जाम्पल है वेयर देयर इज वन फ्लावर और इसी फ्लावर में एक मेल पार्ट है, से द मेल पार्ट इज लाइक दिस एंड देयर इज अ फीमेल पार्ट, और पोलन ग्रेन इसी मेल पार्ट से इसी फीमेल पार्ट में आके गिरता है, दैट मीन्स देयर इज वन फ्लावर वन प्लांट, तब हम उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ऐसा एक सिचुएशन है जहां दो सेपरेट प्लांट्स हैं और उनके फ्लावर्स में पोलन ग्रेन का एक्सचेंज होता है एंड फर्टिलाइजेशन होता है, तब हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। या अगर एक ही प्लांट में दो फ्लावर है और इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर में जाके गिरा, तो क्या उसे हम सेल्फ या क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे? हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, क्योंकि प्लांट बॉडी एक है। बट जब दो डिफरेंट प्लांट्स है, तब हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। विद दिस आई हैव अ क्वेश्चन, इन दोनों टाइप के पॉलिनेशन में बताओ किसमें वेरिएशन ज्यादा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में या क्रॉस पॉलिनेशन में? विद दिस वी फिनिश द क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सो यू कंटिन्यू योर रिविजन। इफ यू लाइक माई टीचिंग, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।